हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल द करंट क्रिकर्स पर। डेली करंट अफेयर्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और रेलवे एग्जाम्स की, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस क्लास को मिस मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं दिल्ली के टॉप 10 करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन, जिसमें बहुत सारा स्टैटिक जीके और बहुत सारा करंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले एग्जाम्स में आपका ये एक क्वेश्चन आपके जो फ्यूचर है उसको डिसाइड कर सकता है। तो इस क्लास को मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखने की कृपा करिएगा। और आशा करता हूँ ये दिन बहुत अच्छा रहे आपके लिए। करंट अफेयर्स की इस क्लास के साथ आपका दिन बहुत अच्छा रहे और जो आपके टारगेट्स हैं उसको आप जरूर आज पूरा करेंगे। उससे पहले आपके सामने एक मोटिवेशनल कोट है कि एवरीडे स्टोइक सेल्फ डिसिप्लिन इज मेक ऑल थिंग्स पॉसिबल। जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है कि मुझे आज सुबह उठ के करंट की क्लास देखनी है, उसके बाद जो भी मेरे प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करना है और पूरे दिन, और जब रात को मैं जाके सोऊं तो मुझे वो चैन की नींद आ जाए। तो ये जो डिसिप्लिन आपका जो है, ये आपको एक दिन जरूर, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, खुद को एक तरह से जो एक ही पैटर्न है उसमें ढाल लेना उस, और वो आपको सक्सेस के रास्ते तक आपको लेके चला जाएगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन मेक्स ऑल थिंग्स पॉसिबल। जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है वो सारी चीजें पॉसिबल, जो आप चाह रहे हो जिंदगी में, जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, वो सारी चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी। ऐसी हमारी उम्मीद भी है और आशा करते हैं कि आप सारे लोग सेल्फ डिसिप्लिन में जो जी रहे होंगे। तो इससे पहले हमारा एक रूटीन है कि हम प्रीवियस एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसका आपको आंसर हम उसको कमेंट बॉक्स में मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि पुरानी क्लासेस वो लोग देख नहीं रहे हैं। तो इस चीजों को, इन क्वेश्चन को करना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और फिर आप गलत करके बैठ जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ कि करंट की क्लास को हमेशा आज का काम आज ही खत्म करिएगा, कल के ऊपर मत टालिएगा, ठीक है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं आपका, इसमें 20 से 25 मिनट के अंदर एकदम क्रिस्प रिवीजन करा देते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि आरबीआई एमपीसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन होता है, कमेटी होती है, उसने फरवरी 2026 की बैठक में जो रेपो रेट होती है वो कितने पर अनचेंज रखा गया है। तो इसका ऑप्शन 4.5, 5, 5.25 और 5.50। तो क्या होगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और यदि आपने इस चीजों को पढ़ा है तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का यदि आपको आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आप अप टू डेट है, आप अप टू डेट हैं और आपका सिलेक्शन 100% कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि ये चीजें जब आप याद रखेंगे तो आपको, मतलब, आप दूसरे लोगों से एडवांटेज पे चलेंगे, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर तुम्हें ये डाटा याद नहीं रहता। लेकिन अभी यदि करंट अफेयर्स की क्लास यदि डेली आप देखते होंगे तो चीजें आपको नॉर्मल सी लगेगी कि भाई इसका आंसर मुझे दिखते ही, आपको क्वेश्चन दिखते ही आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी आपको आ रहा है तो ये आप अपना डिसाइड करिए कि क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप कहाँ लैग कर रहे हैं, आप सही से अपना जो टाइम है उसको मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं और जो चीजें हैं उसको सही तरीके से नहीं आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर देंगे, और जो लोग देंगे उनकी तैयारी को मैं आग जाऊंगा कि इस क्वेश्चन का यदि कोई आंसर देगा इसका मतलब उसका सिलेक्शन होना पक्का तय है। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन है कि लोसार फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल किस समुदाय का नया साल मनाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है लोसार फेस्टिवल, और बहुत बार एग्जाम्स में ये देखने को मिला है क्वेश्चन। तो ये है तिब्बतन कम्युनिटी, कौन सी, जो तिब्बत से आई है कम्युनिटी। तो हाल ही में चर्चा में क्यों है, अभी पता है इनका जो लोसार फेस्टिवल होता है वो ये मार्च या अप्रैल या फरवरी मार्च में मनाया जाता है, फरवरी और मार्च में मनाया जाता है। जब इनका किसके अकॉर्डिंग मनाया जाता है, इनका खुद का कैलेंडर होता है जिसे लूनार कैलेंडर बोलते हैं, लूनार कैलेंडर। तो अभी हाल ही में ये कहाँ, इस बार का कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ये किया जा रहा है मैक्लोडगंज, मैक्लियोड मैक्लोडगंज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में इस बार का ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। कौन सा त्योहार, लोसार फेस्टिवल। और इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि इसमें इनके जो बुद्धिस्ट धर्म गुरु है, कौन, दलाई लामा जी, दलाई लामा जी, वो खुद यहाँ पे आ रहे हैं, इसलिए ये बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। ये कहाँ पे मनाया जाएगा, मैक्लोडगंज में, इस बार का लोसर फेस्टिवल। और ये किस समुदाय से है, तिब्बतन कम्युनिटी, जो आपकी तिब्बत से आई हुई कम्युनिटी है, ठीक है। तिब्बतन कम्युनिटी का ये क्या है, ट्रेडिशनल न्यू ईयर है, और तिब्बतियन जो लूनार कैलेंडर है उसके अनुसार ये मनाया जाता है। तो लोसार फेस्टिवल 2026 कहाँ से कब है, 18 से 20 फरवरी तक
कहाँ मनाया जाएगा, मैक्लोडगंज, और वो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में ये मनाया जा रहा है। जो ये फेस्टिवल इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये फेस्टिवल फायर हॉर्स ईयर माना जाता है। ये फायर हॉर्स किसके अकॉर्डिंग होता है, फायर मतलब आग से रिलेटेड, हॉर्स का मतलब घोड़ा, घोड़े से स्पीड ली जाती है, और फायर से मतलब उसकी इंटेंसिटी का मतलब होता है कि तीव्रता, कि ये साल मतलब इसमें बहुत कुछ मतलब इंटेंसिटी है, बहुत पॉजिटिव थिंग्स है, तो इसको फायर हॉर्स ईयर भी कहा जाता है, जो शुरुआत को मार्क करता है, और ये 60 साल में एक बार आता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, और इस बार का ईयर को किस नाम से जाना जाता है, तो यह है फायर हॉर्स ईयर। कैसा ईयर, फायर हॉर्स ईयर के नाम से भी जाना जाता है। अब किस त्योहार को माना जाता है, लोसार फेस्टिवल को। ये क्वेश्चन 100% किसी और किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी आप चीजें आज कंटिन्यू कर पाएंगे तो ये चीजें सीख पाएंगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो दलाई लामा मैक्लोडगंज में आगमन से इस फेस्टिवल की स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को भी बढ़ाता है। और तिब्बतियन जो फैमिलीज होती है वो खापसे, एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश बनाती है जिससे मोनेस्ट्रीज में प्रेयर की जाती है, ठीक है। ट्रेडिशनल स्वीट डिश कौन सी है, खापसे। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि खापसे क्या है। अब किसी को पता नहीं होगा, यदि ये क्लास देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा खापसे क्या है, लेकिन यदि ये सीधा क्वेश्चन आ गया और आपने क्लास नहीं देखी है तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, खापसे आप मतलब कुछ भी पता नहीं। लेकिन यहाँ से आप याद रख सकते हैं, खा मतलब खाना, खा पसे, खा पसे, तो ये ट्रिक्स आप ऐसे याद रखेंगे, खापसे मतलब क्या है, खाने की क्या है, डिश है। और किस कम्युनिटी द्वारा बनी जाती है, ये तिब्बतियन फैमिलीज द्वारा बनी जाती है। अब जो तिब्बतियन फैमिलीज है वो तो क्वेश्चन याद रख जाएंगे, लेकिन जो बाकी जो अपन जैसे एस्पिरेंट है तो वो कैसे याद रख पाएंगे। तो खापसे से खा वर्ड आ रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं और कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये क्लास आपने देखी होगी तो कनेक्ट कर पाएंगे आप, ठीक है। ये फेस्टिवल इंडिया में हिमाचल प्रदेश, आपका जो लद्दाख, सिक्किम और सिक्किम में सेलिब्रेट होता है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कौन सी कम्युनिटी है, ये तिब्बतियन कम्युनिटी या बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है। नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी इसको मनाया जाता है, ठीक है। और मैक्लोडगंज को क्या बोला जाता है, लिटिल लाहसा। तो लाहसा क्या है, लाहसा तिब्बत की कैपिटल सिटी है। लाहसा कहाँ पे है, तिब्बत में है। तो लिटिल लाहसा के नाम से कौन जाना जाता है, आपका मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। ये जो तिब्बतियन एक्साइल कम्युनिटी है उसका स्पिरिचुअल हब भी है। किसका, जो तिब्बतियन एक्साइल कम्युनिटी, मतलब जो तिब्बत से कम्युनिटी निकल के इंडिया में आई है, उसका हब किसे माना जाता है, वो भी मैक्लोडगंज को माना जाता है। तो क्रिस्प ये चीज है कि तिब्बतियन कम्युनिटी द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है, लोसार फेस्टिवल। ये कब से, 18 से 20 फरवरी तक। कहाँ पे, मैक्लोडगंज, हिमाचल प्रदेश में। इस बार की ईयर को क्या माना जाता है, फायर हॉर्स ईयर की माना जाता है, और ये हर 60 साल में एक बार आता है। खापसे क्या है, एक जो ट्रेडिशनल स्वीट डिश है इनकी, और जो मैक्लोडगंज है उसको क्या बोला जाता है, लिटिल लहासा। इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा भारत के प्रमुख नववर्ष की बात करें तो उगादि कहाँ मनाया जाता है, उगादि मार्च और अप्रैल में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा आपका मार्च और अप्रैल में कहाँ मनाया जाता है, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और बैसाखी की बात करें तो ये 13 से 14 अप्रैल के आसपास पंजाब और हरियाणा में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। ये पुथंडू, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रखा है, पुथंडू और विशु दोनों का, तो आप जरूर रिमेंबर रखेंगे कि पुथंडू कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में। और विशु जो न्यू ईयर सेलिब्रेट कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है आपके केरला में। उसके अलावा असम की बात करें तो असम में कौन सा है, बोहग बिहू। कौन सा, बोहग बिहू। यदि बोहग बिहू का क्वेश्चन आया कि कहाँ पे बिहू, आपको पता है बिहू डांस कहाँ का है, आसाम का है, तो बोहग बिहू न्यू ईयर के रूप में कहाँ मनाया जाता है, आसाम में। नवरे, नवरे कहाँ है, मार्च और अप्रैल में कश्मीर में मनाया जाता है। कौन सा, नवरे। नवरे न्यू ईयर कहाँ मनाया जाता है, नव मतलब न्यू होता है, नवरे, ठीक है। तो ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। चेटीचंड आपको पता है सिंधी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, मार्च और अप्रैल में भी। लोसार आपको अभी पता चल गया, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है, फरवरी और मार्च के महीने में। पोइला बोईसाख, पोइला बोईसाख कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। बिस्तुवारस गुजरात में मनाया जाता है दिवाली के बाद न्यू ईयर के रूप में। और युगादि आपको स्पेशल कर्नाटक में भी मनाया जाता है, और युगादि कर्नाटक में, और उगादि आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। कौन से महीने में, मार्च और अप्रैल में। युगादि भी बोलते हैं इसको, उगादि भी बोलते हैं, ठीक है। और जो नवरोज है वो कौन सी कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है, पारसी कम्युनिटी द्वारा। कौन सा, नवरोज। नवरोज पारसी कम्युनिटी द्वारा न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। और हिंदी न्यू ईयर्स की बात करें तो ये पूरे भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। कौन सा, हिंदी न्यू ईयर।
कि ये इंपॉर्टेंट जो भी न्यू ईयर्स है इनको आप आशा करता हूँ कि रिमेंबर करेंगे, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, पुथंडू पे क्वेश्चन आ चुका है, विशु पे क्वेश्चन आ चुका है, गुड़ी पड़वा पे क्वेश्चन आ चुका है, उगादी पे क्वेश्चन आ चुका है, लोसर पे क्वेश्चन आ चुका है, पोइला बोसाख पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और बेस्तु बारस में भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जरूर याद करें। और इसकी जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल आपका पता ही होगा, करंट क्रिकर्स, उस पर मिल जाएगी। इस पे करंट क्रिकर्स जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और वहां से आप इन चीजों को डाउनलोड कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है? कौन सा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी ये हाल ही में चर्चा में क्यों आया? क्योंकि पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस देश से रिलेटेड है? ईरान से। और आपको पता है ईरान अभी क्या कर रहा है? एक एक्सरसाइज कर रहा है। कहां पे? जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो पैनिक बटन दिख रहा है ना आपको यहाँ से, सारी ये क्या है ना, ये लगभग 30% से ज्यादा, जो 30% से ज्यादा ऑयल है ना, इसी इसी रास्ते से निकल के दूसरे देशों तक जाता है। तो इस जो अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इस पे ईरान का अच्छा खासा कंट्रोल है। तो ये है आपको पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। तो पर्शियन गल्फ कौन सी? ये पूरी जो गल्फ है इसको क्या बोलते हैं? पर्शियन गल्फ। कौन सी गल्फ? पर्शियन गल्फ। और इधर ये कौन सा देश है? यूएई, सऊदी अरब। और इधर कौन सा देश है? ओमान। तो ये पर्शियन गल्फ को किससे जोड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान से। कौन सा? गल्फ ऑफ ओमान। और इधर आपको पता है कौन सा एशियन है? जो इंडियन ओशियन है, इधर प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन भी है। तो इंडियन ओशियन से जाता है गल्फ ऑफ ओमान, और गल्फ ऑफ ओमान को किससे जोड़ता है? पर्शियन गल्फ से। कौन? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मतलब होता है जो हॉर्मुज की खाड़ी है। तो इसमें क्या हो रहा है पता है? अभी एक्सरसाइज कर रही है ईरान, एक किसी एक्सरसाइज, तो इसके लिए कुछ घंटों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। तो अभी ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि 4-5 घंटे भी बंद कर दिया जाए तो इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो मतलब ऑयल शिपिंग के जो रास्ता है, यहाँ से हजारों टन, मिलियन टन यहाँ से डेली पासेस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको ईरान ने अभी हाल ही में, यूएस क्या कर रहा है, ग्योनेमा क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियर डील कर रहा है, ठीक है। और उसमें ऐसा कहा गया कि ईरान को हम न्यूक्लियर नहीं देंगे। तो इसलिए ईरान ने अभी ये फैसला लिया, यदि ईरान आने वाले समय में इसको यदि रोक देगा और यहाँ पे एक्सरसाइज कर देगा और कुछ डिप्लॉय करता है, तो दुनिया बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती है। तो जो अमेरिका ये कदम उठा रहा है कि ईरान को चारों तरफ से टारगेट किया, उसको अटैक किया जा रहा है, उसमें जो पॉलिटिकल डिसेबिलिटी लाई जा रही है, उससे ये हो सकता है कि ईरान आने वाले समय में इसको प्रभावित करेगा। इससे सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ती है? पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को। तो पर्शियन, ईरान को पहले ईरान में ही पर्शियन लोग सबसे ज्यादा थे, तो इसलिए गल्फ को क्या माना जाता है? पर्शियन गल्फ। और इधर आपको पता है ओमान कंट्री, तो ओमान गल्फ हो गई। तो पर्शियन गल्फ को किससे जोड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। ये हॉर्मुज दुनिया के सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट है। ये सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम चेक पॉइंट है, और इसकी नॉर्थ वेस्ट विड्थ लगभग ये 33 किलोमीटर लंबा है। ऐसे यहाँ रोजाना 13 मिलियन बैरल ऑयल की शिपिंग होती है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और यदि ये रास्ता बंद हो गया तो मतलब हर किसी देश को बहुत घूम के जाना पड़ेगा, जिससे ऑयल की कॉस्ट है मतलब आकाश को छू लेगी। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि ईरान में थोड़ा डिस्टरबेंस आता है तो वो इस चीज चेक पॉइंट को मतलब इस चेक पॉइंट को प्रॉब्लम में आ सकता है, और आने वाले समय में मतलब जो पूरी शिपिंग लाइन है उसमें भी डिसरप्शन आपको देखने को मिल सकता है। जो ग्लोबली 31% सीबोर्न क्रूड ट्रेड को हैंडल करता है, देख लो। तो समुद्र से लगभग 31% जो ट्रेड्स होता है वो कहाँ से हैंडल होता है? इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हैंडल होता है। तो अपने आप में ये बहुत बार चर्चा में रही है। जब जब ईरान में डिस्ट्रप्शन आया या थोड़ी सी डिस्ट्रक्शन की चीजें बनी है, तो उससे हमेशा कायस लगा जाता है कि ईरान हॉर्मुज को कहीं ब्लॉक नहीं कर दे। लेकिन अभी तक ऐसा काम नहीं किया। लेकिन अभी एक एक्सरसाइज है, उससे ये दिखाया गया है, एक रूटीन सेफ्टी प्रिकॉशन बताया गया। लेकिन इसे स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग और डिटरेंस कैपेबिलिटी के रूप में भी देखा गया है। ईरान ने हाल ही में यहाँ पे क्या किया? एक्सरसाइज किया, और इसके लिए कुछ घंटों को इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। तो इसलिए ईरान दिखाना भी चाहता है कि हमारे पास वो पावर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कभी भी बंद कर सकते हैं। तो इससे ये हो सकता है कि पूरे देश और दुनिया में क्या हो सकता है, उससे मतलब डिसरप्शन आ सकता है। तो और ग्लोबल जो एंग्जाइटीज होती है वो भी बढ़ गई थी। और ईरान ने क्या किया? अभी हाल ही में लाइव फायर नेवल ड्रिल्स की इसके दौरान स्टेट के कुछ हिस्सों को कुछ घंटों के लिए बंद किया गया था, जिससे कुछ चीजें डिसरप्शन हो गई थी।
और ये स्टेट वेस्ट एशिया के जियोपॉलिटिकल टेंशन के प्रति वर्ल्ड एनर्जी सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी को दर्शाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज याद रखिए, पर्शियन गल्फ को किसे जोड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। इसमें हाल ही में क्या किया, ईरान ने लाइव फायर नेवल ड्रिल्स की, जिससे जो ग्लोबल एंजाइटीज है उसको थोड़ा कि हाँ कोई नहीं, आप थोड़ा सोचो हमारे बारे में भी कि हमारा हमको ऐसे कर लोगे वैसा कर लोगे, हमारे ऊपर अटैक कर दोगे, तो हमारे पास भी कैपेबिलिटी है कि हम इसको रोक देंगे और आपकी सारी जो मतलब हैकड़ी है उसको निकाल देंगे। ठीक है, तो ईरान दिखाना चाहता है कि हम थोड़ा कर सकते हैं ये चीजें, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा हमारी तरफ भी। अगला क्वेश्चन है कि एनएचआई की बी कॉरिडोर इनिशिएटिव के तहत 2026-27 में कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन एक बहुत अच्छा है। जो आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एनएचआई, इसने क्या बी कॉरिडोर बनाया, अब मधुमक्खियों का कॉरिडोर बनाएगा। तो मतलब ऐसे पौधे लगाए जाएंगे जो हाईवे पर, जिससे क्या मधुमक्खियां अट्रैक्टिव हो वहां पे, और जिससे ये कॉरिडोर बनाए, और इस कॉरिडोर को क्या बोला जाएगा, बी कॉरिडोर्स। ठीक है, बी कॉरिडोर्स। और इसके तहत कितने पौधे लगाए जाएंगे, इसका आंसर है सी, 40 लाख ट्रीज लगाए जाएंगे, उसमें 60% है अंडर बी कॉरिडोर्स। तो अभी देखो नॉर्मल पौधे लगा रहे हैं, अभी मोस्टली क्या करें, जो कॉस्मेटिक पौधे लगाए जा रहे हैं, ऐसे पौधे जो दिखने में अच्छे हो, ऐसे पौधे जो ऑर्नामेंटल बोलते हैं उसको, दिखने में अच्छे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंटल ट्रीज बोलते हैं, कि हाईवे पर अच्छे दिखने चाहिए। लेकिन हाल ही में गवर्नमेंट डिसीजन ले लिया अच्छे अच्छे नहीं दिखने चाहिए, ऐसे पौधे हो जिससे मतलब जिसमें नेक्टर हो, जिसमें क्या हो, नेक्टर हो, मतलब सुगंधित पौधे हो जिसमें सुगंध निकले, और सुगंध निकलेगी तो वहां पे कौन अट्रैक्टिव होगी, बीज होगी। आपको पता है मतलब बहुत बड़ा मार्केट है बी का। तो बी कॉरिडोर इनिशिएटिव के तहत कितने पौधे लगेंगे, 40 लाख ट्रीज लगेंगे, और उसमें जो 40 लाख ट्री है उसका 60% मतलब लगभग 24 लाख ऐसे पौधे लगे जाएंगे जिसपे फूल हो, और फूल होंगे तो वहां पे मधुमक्खियां आएगी और उस कॉरिडोर को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। एनएचआई ने 17 फरवरी 2026 को बी कॉरिडोर्स इनिशिएटिव अनाउंस किया था। ठीक है, इसके तहत 40 लाख ट्री लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 60% ट्री क्या होते हैं, जो बी कॉरिडोर्स के तहत होंगे। ठीक है, और इनिशिएटिव ऑर्नामेंटल प्लांट्स की, मतलब जो दिखावटी वाले पौधे होते हैं जो दिखने में सुंदर होते हैं, उसकी जगह नेक्टर, नेक्टर का मतलब सुगंध, और पोलन रिच स्पीसीज जैसे नीम का पौधा हो गया, करंज का पौधा हो गया, महुआ हो गया, प्लास हो गया, जामुन आदि पौधे लगाए जाएंगे। जैसे क्या होगा, जो आपकी बीज होगी, जो मधुमक्खी होगी, वो अट्रैक्टिव होगी और उनको वहां से पोषण मिलेगा और वो ज्यादा से ज्यादा हनी प्रोड्यूस कर पाएगी। ये क्या करेंगे, 500 मीटर से 1 किलोमीटर के इंटरवल्स पर फ्लोरिंग ट्रीज के क्लस्टर लगाए जाएंगे, जो बीज को फॉरेजिंग डिस्टेंस के अनुकूल है। मतलब 500 मीटर से 1 किलोमीटर के इंटरवल्स में ये फ्लावरिंग ट्रीज ऐसे लगाएंगे, उसके बीच में कुछ और ट्रीज लगाएंगे, उसके बाद फिर से वापस वैसे ही फ्लोरिंग वाले पौधे लगाने की इनकी योजना है। और कम से कम 3 पोलिनेटर कॉरिडोर्स 2026-27 में डेवलप किए जाएंगे। अब कौन कौन से होंगे ये आने वाले समय में आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे कि इस योजना के तहत कौन कौन से हाईवे ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने किस राज्य में H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का इनोग्रेशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा मैक्रोन कहाँ आए हुए हैं, इंडिया आए हुए हैं, और बहुत सारी डीले हुई है। तो हम क्या करेंगे, आज एक वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर अलग से, हम क्या करेंगे एक वीडियो लेके आएंगे अलग से, और उस पर पूरा डिस्कस करेंगे कि जो फ्रांस और इंडिया में क्या क्या रिलेशन चेंजेस हुए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डील हुई है। जैसे आपको पता होगा राफेल 114 के ऊपर भी डील हुई है, उसके अलावा स्केल्प मिसाइल की भी आपको हुई है, स्केल्प की है, हैमर की भी है, और बहुत सारी चीजें हुई है। ये तो इंपॉर्टेंट जो डिफेंस डील हुई है, उसके अलावा किस मिनरल्स रिलेटेड डील्स भी हुई है, कुछ पोर्ट के साथ भी डील हुई है। ये सारी डील को हम एक ही साथ एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आप पूरी अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि जो फ्रांस का प्रेसिडेंट का जो इंडिया दौरा है, उससे क्या क्या इंडिया और फ्रांस की मजबूतियां मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रशिया इंडिया का सबसे अच्छा पार्टनर है, उसके बाद फ्रांस बनने जा रहा है। इंडिया यूएस से ज्यादा भरोसा फ्रांस पे किया जा रहा है, और यहाँ से बहुत अच्छी, क्योंकि हम राफेल जेट लगभग 114 से ज्यादा प्रोक्योर करेंगे यहाँ से, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफेंस डील है। रशिया को हम थोड़े थोड़े मतलब अभी भूलते जा रहे हैं, लेकिन फ्रांस के नजदीक जा रहे हैं, और फ्रांस हमारा एक वैल्यूबल फ्रेंड्स बनता जा रहा है। तो अभी हाल ही में H125 हेलीकॉप्टर है, ये अपने आप में बहुत एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, जो मतलब बहुत काफी ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसने हाल ही में पहले एक माउंट एवरेस्ट पर भी लैंडिंग किया था। तो ऐसे हेलीकॉप्टर को इंडिया खुद ही यहाँ मैन्युफैक्चर करेगी, किसकी कंपनी की सहायता से, फ्रांस की कंपनी के साथ। और कौन करेगा इंडिया में, यहाँ टाटा। और ये कहां पे होगा, कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में, जो बेंगलुरु से थोड़ा दूर है, कोलार डिस्ट्रिक्ट, कोलार माइनिंग, वहां पे क्या करेंगे,
ये H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का इनोग्रेशन करेंगे। इसमें क्या होगा, इंडिया और एयरबस होती है। एयरबस कहाँ की है, फ्रांस की। इंडिया की कौन सी कंपनी है, टाटा और एयरबस मिलके इस H125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। अब कोलार, कोलार किसके लिए जाना जाता है, गोल्ड माइंस के लिए जाना जाता है। किसके लिए, गोल्ड माइंस के लिए। और इसका पिन कोड होता है 563 563, ठीक है। पीएम मोदी और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन 17 फरवरी 2026 को कर्नाटक के वेमागल इंडस्ट्रियल एरिया कहां पे है, जो कोलार में। और कोलार किसके लिए फेमस है, गोल्ड माइंस के लिए फेमस है। यहाँ पे क्या करेंगे, H125 हेलीकॉप्टर असेंबली की वर्चुअली लाइन की इनोग्रेट्स करेंगे। ये इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर की जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो एयरबस और टाटा ग्रुप मिलकर इसका एक जॉइंट वेंचर है। किसका, एयरबस प्लस टाटा का एक जॉइंट वेंचर है। क्या बनाएंगे, ये दोनों H125 हेलीकॉप्टर। और शुरुआत में फैसिलिटी में 10 H125 हेलीकॉप्टर पर ईयर प्रोड्यूस करेंगे और ये मेड इन इंडिया होगा, ठीक है। जो H125 है, ये अपनी हॉट एंड हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। ये फास्ट भी चलता है और बहुत ऊंचाई तक भी ये उड़ सकता है। और ये माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग का रिकॉर्ड रखता है। माउंट एवरेस्ट पर इसने लैंडिंग की थी, किसने, H125 हेलीकॉप्टर ने। क्योंकि आपको पता है इंडिया का कुछ ऐसे रीजन है जो बहुत एल्टीट्यूड पे है, उसके लिए ऐसे हेलीकॉप्टर होना बहुत जरूरी चीज है। और हमारे लिए बहुत अच्छी डील मानी जा रही है, ठीक है। तो इसमें हो गया है कि अभी H125 कहाँ पे हो रहा है, कोलार में फैक्ट्री लग रही है। किसके सहयोग से, एयरबस और टाटा ग्रुप के मध्य, टाटा ग्रुप के जॉइंट वेंचर के तहत। अगला क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स ने किस देश के बंदरगाह के साथ IMEC कॉरिडोर को मजबूत करने के लिए एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया था। अब IMC कॉरिडोर क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। ये होगा इंडिया, जो मिडल ईस्ट, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इस कॉरिडोर को मजबूत करना है, क्योंकि इंडिया अपना पूरा मटेरियल यूरोप तक किस तरह से पहुंचाया जाए, और वो भी मिडिल ईस्ट से होते हुए। तो इस कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा बनाएंगे। अभी हाल ही में एक अडानी पोर्ट्स है जो आपका, उन्होंने फ्रांस का, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रखे हैं, तो डील सारी लगभग इसके अराउंड में होगी। तो जो अडानी पोर्ट है, उसने फ्रांस का एक पोर्ट है उसके साथ एक डील की, और वो किसको मजबूती देंगे, क्योंकि इंडिया का जो माल है वो फ्रांस के एक पोर्ट तक बनाया जाएगा, और वो जो मिडिल ईस्ट से होते हुए। तो मिडिल ईस्ट का कौन सा अपना जो प्रोजेक्ट है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत उसको मजबूती मिलेगी। और फ्रांस का वो कौन सा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ मार्सिले। जो अडानी पोर्ट है APSEZ, और पोर्ट ऑफ मार्सिले जो फ्रांस का लार्जेस्ट पोर्ट है। फ्रांस का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, मार्सिले पोर्ट्स। साथ एक MOU पर साइन किया, और इसे जो IMC कॉरिडोर है उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी, जो इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है IMEC। तो मार्सिले यूरोप का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल पोर्ट है। ये मल्टी मॉडल पोर्ट क्या होता है, इसमें क्या होता है, सी से भी कनेक्टिविटी होती है, रेल से, रिवर से, रोड नेटवर्क को भी ये कनेक्ट करता है। और ये लगभग 70 मिलियन टन कार्गो कैपेसिटी को भी ऐड करता है। तो अपने आप में बहुत एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है मार्सिले पोर्ट। कहाँ का है, ये आपका फ्रांस का है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखने को मिल सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल पोर्ट जो हाल ही में चर्चा में कौन सा है, मार्सिले पोर्ट। और मार्सिले पोर्ट कहाँ का है, मार्सिले पोर्ट कहाँ का है, फ्रांस का। और अडानी की तरफ से आपका पता है मुंद्रा पोर्ट, जो इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है। जो मुंद्रा पोर्ट और जो हजीरा पोर्ट, ये दोनों कहाँ पे हैं, गुजरात में। ये IMEC कॉरिडोर के ईस्टर्न साइड पर की हब्स हैं। तो जो अडानी का मुंद्रा पोर्ट है वो अभी किससे जुड़ेगा, आपका पोर्ट ऑफ मार्सिले से। और इससे ये होगा कि जो स्ट्रेंथन होगी, कौन सा कॉरिडोर पर मिल गई, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और IMEC पोर्ट्स क्लब बनाने का प्रपोजल है। IMEC पोर्ट्स के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करेगा। जो पोर्ट्स क्लब होते हैं, जैसे इंडिया का हो गया, फ्रांस का हो गया, बीच में आपको पता चाबार आ जाएगा। तो इस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो इंडिया का जो व्यापार होगा वो आसानी से मिलेगा। इसी के जो ट्रेड फैसिलिटेशन होगा, मतलब जो ट्रेड में थोड़े आराम से हो गया। और इससे पोर्ट में इनोवेशन भी आएगा कि वो इतना बड़ा पोर्ट कैसे बने, तो हम भी ऐसा उससे इंस्पायर होकर ऐसे पोर्ट इंडिया में और बने जा सकते हैं। इससे एनर्जी ट्रांजिशन भी होगा, और ग्रीन लॉजिस्टिक पर भी ये फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत भारत की कौन सी 3 ईस्टर्न रिवर्स आवंटित की गई है। तो इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, 1960 में।
सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। उसके तहत 3 नदियां इंडिया को मिली थी और 3 मिली थी पाकिस्तान को। तो इंडिया को मिली थी रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदी किसको मिली थी? इंडिया को। और पाकिस्तान को क्या मिला था? इंडस, झेलम और चेनाब नदी किसको मिली थी? पाकिस्तान को। तो इन 3 नदियों का जल पानी पाकिस्तान पिएगा और इन तीनों का जल पिएंगे इंडिया। लेकिन हाल ही में क्या हुआ आपको पता है? पहलगाम अटैक के बाद जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960, इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया गया। उसके बाद चर्चा में आ गया था कि जो पाकिस्तान के भाग का पानी है वो अब इंडिया उसको ट्रांसफर करके इंडिया के अदर जो स्टेट है उसकी तरफ ट्रांसफर करेगा। और उसके तहत ये अभी चर्चा में आया था ये इंडस वाटर ट्रीटी फिर से। तो इसमें क्या हुआ? जो रावी नदी है, इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई? 1960 में हुई थी और जो वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुई थी। ठीक है, जिसमें 3 नदी इंडिया के पक्ष में आई थी और 3 आई थी पाकिस्तान के पक्ष में। ठीक है, सेंटर 2000 जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ उसके बाद इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। और उससे क्या होगा? जो जम्मू कश्मीर में नए हाइड्रोलॉजिकल प्लानिंग है उसके ऑप्शंस भी खुल गए कि हम इस पानी को कैसे यूज कर सकते हैं। उसी के तहत चर्चा में आया था अभी तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट, जो 1984 में शुरू हुआ और पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, तो 1987 में इसको रोक दिया गया था। कौन से प्रोजेक्ट को? तुलबुल प्रोजेक्ट को। कौन सा प्रोजेक्ट? तुलबुल प्रोजेक्ट। अभी हाल ही में फिर से चर्चा में आया क्योंकि ये रावी नदी होती है इंडिया के पक्ष में, उसके सरप्लस वाटर मतलब ज्यादा पानी है उसको जम्मू के कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट में डाइवर्ट करने का प्रपोजल दिया गया है। अब एक्चुअली में ये हो रहा है कि जो और तो तुलबुल प्रोजेक्ट ये है ना, वुलर लेक है इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स है। कौन सी लेक है? वुलर लेक। ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में। बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर में। तो उसको पानी किस नदी से किस प्रोजेक्ट से मिलता है? जो तुलबुल प्रोजेक्ट है या तुलबुल जो डैम है उससे पानी किस में आता है? वुलर लेक में। और ये तुलबुल जो प्रोजेक्ट है किस नदी पे बना हुआ है? ये आपकी नदी है, इसका नाम है झेलम रिवर। झेलम रिवर पे ये बना हुआ है तुलबुल प्रोजेक्ट। ठीक है, इससे पानी आता है इसमें और इसके बाद इसको वुलर लेक में आता है तुलबुल प्रोजेक्ट में। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था क्योंकि जो रावी के पानी है उसको हम एक्सेस वाटर जो पाकिस्तान में जाता है उसको हम रोके जो जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट है उसमें डाइवर्ट करने की प्रपोजल बनाया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि बायो एशिया 2026 का थीम क्या है? तो बायो एशिया 2026 कहां पे आयोजित हो रहा है? ये आपके हो रहा है हैदराबाद में। हैदराबाद में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं बायो एशिया। और इसकी थीम है टेक बायो अनलिस्ट एआई ऑटोमेशन एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेस। ठीक है, ये फरवरी 17-18 को 2026 को कहां पे आयोजित हो रहा है? हैदराबाद में। बायो एशिया 2026 इसकी थीम क्या है? टेक बायो अनलिस्ट एआई ऑटोमेशन एंड रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ साइंसेस। और ये इसकी थीम को याद रख सकते हैं। ये कहां पे आयोजन हो रहा है? ये सीएम जो रेवंत रेड्डी है हैदराबाद के, उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन किया गया था। इस समिट में क्या होगा? जो ड्रग की डिस्कवरी है और बायोलॉजिकल्स जो डेवलपमेंट हो रहे हैं और डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं और एआई ड्रिवन जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, और तेलंगाना का ब्रॉडर विजन आपको पता ही है 2047 है। तो स्टेट को वर्ल्ड क्लास लाइफ साइंस इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य रखता है और हैदराबाद को जीनोम वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप आशा करते हैं कि याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी का चेयरमैन कौन होता है? तो डीएसी क्या काम करती है और डीएसी का चेयरमैन कौन होता है? डीएसी का चेयरमैन है आपका डिफेंस मिनिस्टर। तो हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है आपके? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। तो ये चर्चा में क्यों? इसने हाल ही में 3.60 लाख करोड़ जो डीएसी काउंसिल होती है, इन्होंने 3.60 लाख करोड़ के प्रपोजल प्रोक्योरमेंट पे भी इन्होंने सहमति दी है। तो इसलिए चर्चा में आ गया था कि डीएसी क्या होता है। ठीक है, डीएसी क्या होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पॉइंट याद रखना, डीएसी की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। 2001 में 2001 में स्थापना हुई। और क्योंकि आपको पता है 1999 में क्या हुआ था? जो पाकिस्तान द्वारा अटैक हुआ था जो, और उसके बाद इसकी डीएसी की स्थापना की गई। जो 1999 का युद्ध हुआ था उसके बाद 2001 में डीएसी की स्थापना की गई। अब डीएसी क्या करता है? जो इंपोर्टेंट जो भी फैसले लेने होते हैं डिफेंस से रिलेटेड वो डीएसी द्वारा लिया जाता है। और इसमें कौन कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है। उसके बाद आपका सीडीएस होता है और तीनों सेनाओं के जनरल इसमें भाग लेते हैं। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप डीएससी के पर्सपेक्टिव से याद रखें। जब कोई भी सेना की डील होगी, अभी आपको पता है राफेल डील होगी, तो उस पर डीएससी ने अपनी सहमति दे दी है। तो इसके बाद फिर जो कैबिनेट कमेटी होती है वो इस पे सहमति देके इसको फाइनलाइजेशन करती है, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री इसका चेयरमैन होता है। इसके मेंबर्स में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ भी शामिल होते हैं। डीएससी का गठन कब हुआ था? 2001 में, कारगिल वॉर 1999 के बाद में। अभी डीएससी ने हाल ही में 3.60 लाख करोड़ की प्रोक्योरमेंट प्रपोजल को अप्रूव किया है। तो मतलब कुछ चीजें होगी तो 3.60 लाख करोड़ की हम डिफेंस के लिए खरीदेंगे, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट करना मतलब उसके लिए परचेज करना या बाई करना होता है। तो याद रहेगा डीएससी डिफेंस एक्विजिशन जो कमेटी काउंसिल होती है उसका गठन 2001 में किया गया था, कारगिल वॉर के बाद। इसका चेयरमैन कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, शाहपुर कांडी डैम किस नदी पर स्थित है? अब आपको ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो गया। शाहपुर कांडी, उससे पहले तुलबुल प्रोजेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन रिलेटेड है बिल्कुल भी। तुलबुल प्रोजेक्ट कहां पे था? ये आपका था जम्मू कश्मीर में। और शाहपुर कांडी कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। और ये किस नदी पे बनाया जाएगा? रावी रिवर पे। अब शाहपुर कांडी क्या करेगा? जो इससे जो एक्सेस वाटर होगा रावी नदी का, जो पाकिस्तान में जा रहा है, उसको रोके उसको पंजाब के क्षेत्र में और वापस जो जम्मू कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट आपको बताया होगा अभी, कठुआ और सांबा और कठुआ में इसका पानी को भेजा जाएगा फॉर द इरिगेशन, सिंचाई के लिए, ठीक है। तो शाहपुर कांडी डैम कहां पे है? किस रिवर पे है? रावी रिवर पर। और ये रणजीत सागर डैम भी कहां पे है? पंजाब में, उसके डाउन स्ट्रीम में बनाया गया। ये रावी रिवर पर पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये शाहपुर कांडी कहां पे है? पठानकोट में। शाहपुर कांडी कहां पे है? पठानकोट। और पठानकोट कहां पे है? पंजाब में। और जो रणजीत सागर डैम है उसके डाउन स्ट्रीम में बनाया गया, मतलब रणजीत सागर पानी छूटेगा वो जाके सीधा शाहपुर कांडी डैम में इकट्ठा हो जाएगा। और इसे 2008 में ही नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। इसकी कॉस्ट लगभग 3394 करोड़ रुपए आई थी। इसमें 80% पंजाब गवर्नमेंट दे रहा है, 20% सेंटर का कंट्रीब्यूशन है इसमें। और इस डैम की लगभग हाइट 55.5 मीटर है और ये 206 मेगावाट पावर आउटपुट भी देता है। और जम्मू कश्मीर के सांबा और कठुआ में लगभग 32,000 हेक्टेयर्स की सिंचाई होती है और पंजाब में भी लगभग 5,000 हेक्टेयर्स की सिंचाई होती है। किसकी वजह से? शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट की वजह से। जो शाहपुर कांडी डैम है उसकी वजह से। जो एक्सेस है रावी वाटर उसको सेव और इंडियन फार्मर्स को यूटिलाइज करने में इससे मदद करेगा। तो याद रहा होगा शाहपुर कांडी कहां पे है? पठानकोट डिस्ट्रिक्ट पंजाब में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मालाबार पाइड हॉर्नबिल आयुसीन कंजर्वेशन स्टेटस उसका क्या है? ये हाल ही में चर्चा रहा था क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है उसमें 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाए गए, 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट बनाए गए और वो भी मालाबार पाइड हॉर्नबिल से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये अभी किस में है? ये है नियर थ्रेटेंड में, बिल्कुल मतलब खत्म होने की कगार पे, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, मतलब नियर थ्रेटेंड। ये क्या क्या सूचियां होती है इसको भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। थ्रेटन क्या होता है, वल्नरेबल क्या होता है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड सिचुएशन क्या होती है। तो जो मालाबार पाइड हॉर्नबिल है वो आयुसीन की नियर थ्रेटेंड क्रिटिकल कैटेगरी में है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो उदंती सितांदी टाइगर रिजर्व है, यूएसटीआर, इस रेयर स्पीसीज के लिए 6 हॉर्नबिल रेस्टोरेंट स्टेब्लिश करने शुरू किए। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? आपका क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। ये नागालैंड में मनाया जाता है। कब? 1 से 10 दिसंबर के बीच में। 1 से 10 दिसंबर के बीच में नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल रेस्टोरेंट कहां मनाए गए? आपके छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने यूएसटीआर जो टाइगर रिजर्व है उसमें बनाए गए। और इससे क्या होगा, जो ये इसकी प्राइमरी थ्रेट है हैबिटेट लॉस हो रहा है, इसका डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन है जो पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। और आशा करते हैं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी और ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। हम आपके लिए ऐसे लगातार क्लासें लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।